हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करे थे इंडेस और 2 इंडेस कंप्लीट किए। एक बार उनके नाम बताएंगे आप लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था इंडेस 1 और इंडेस 2। 1 वाज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सेकंड वन वाज इन्वेंट्रीज। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अभी आज कौन सा स्टार्ट करना है? जस्ट नेक्स्ट इंडेस 10। प्लीज डू राइट द हेडिंग इंडेस 10 और उसका कंप्लीट नेम। सभी स्टूडेंट्स जो चैट बॉक्स में है, मतलब जूम मीटिंग पे जो प्रेजेंट है, कंप्लीट नेम राइट कीजिए। राधा करेक्ट आंसर इंडेस 10 का। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। हेडिंग डालने के बाद में अब सब लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग? रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एग्जैक्टली कब प्रिपेयर की जाती है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जनरल केस के अंदर हम 12 महीने के समय अंतराल के बाद में 31 मार्च को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो ये कहता है कि वो इवेंट्स जो कि कहां हुए? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब क्या होता है कि हम लोग बैलेंस शीट और P&L कब तक बन जाने चाहिए? 31 मार्च तक। पर क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा है कि वो बनाने कब तक के हैं? 31 मार्च तक के बनाते हैं, पर वो बनते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको साइन करते हैं, इस बीच में थोड़ा समय आ जाता है। यानी आप मान के चलें कि 31 मार्च तक का हिसाब किताब करते हुए हमने बना भी दिए ना, तो भी उन पे साइन होते होते मान लो 31 मई तक कार्यक्रम चला गया। सपोज ये अपने पहुंच गए 31 मई पे और यहां पे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया या सिग्नेचर करके दिया अपना। तो आप एक बात सोचिए कि अगर कोई चीज इस दौरान हो जाती है, कोई घटना ऐसी हो जाती है जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमने तो ये गलत दिखा रखा है, जैसे मान लो आपने कोई डेटर दिखा रखा है इसके अंदर, वो डेटर इस दौरान इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो अब क्या वो आपकी एसेट है? अब एसेट थोड़ी है, वो तो खत्म हो गया, वो तो बैड डेट्स करना पड़ेगा। तो आपके जो 31 मई को जब आप साइन कराओगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं नहीं आएगा कि काश सही कर देते अपने इसको, भाई इस दौरान जो भी हुआ इसको सही कर दें, गलत ही दिख रहा है, वो डेटर वेटर तो है ही नहीं, वो तो कुछ नहीं मिलेगा उनसे। या मान लो इस दौरान आग लग गई, इतनी लगी, नॉर्मल फायर नहीं थी, आपका पूरा बिजनेस बंद होने को तैयार हो चुका है। गोइंग कंसर्न बेसिक जो अजम्पशन है जो फर्स्ट इंडियस में पढ़ाई थी वो हैम्पर हो चुकी है। अब अपन इतनी सुंदर बैलेंस शीट साइन कराने लेकर गए 31 मई को, क्या वो बैलेंस शीट देते वक्त आपका मन घबराएगा नहीं कि ये गलत है बैलेंस शीट? तो इसका मतलब ये है कि वो इवेंट्स जो रिपोर्टिंग पीरियड के तो बाद में हो रहे हैं और अप्रूवल से पहले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हमें ऐसा लगता है कि उनकी एडजस्टमेंट कर देनी चाहिए तो कर देनी चाहिए। यानी ये जो इवेंट्स है इनका नाम क्या है? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। और ये कितनी तरह के? ये 2 तरह के हो जाएंगे, एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल। तो हमें ये पहचानना आना चाहिए। इस इंडेस से सिलेबस 22 में एक बार भी सवाल नहीं आया है, और अगर किसी अटेम्प्ट को एक्सेप्शनली अजीब बनाना होता है तो आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और इंडेस में अगर मतलब वैसे मैं आपको बता चुकी हूं, या एक वीडियो में सेपरेट डालूंगी इसके अंदर कि कंपनी अकाउंट्स के कौन से सब्जेक्ट में, मतलब कौन से मॉड्यूल में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला था पेपर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो एक वीडियो अलग आएगी। लेकिन इंडेस की बात करूं तो इंडेस 33 मैंने इंपॉर्टेंट बताया, 3 बार वो आया है 4 में से, और एक बार इंडेस 19 आया है। उसके अलावा ये थियोरेटिकल इंडेस नहीं आते हैं। इनके लिए हमें बस ये कॉपी में जितना लिखवाया जाए उतना रीड करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, एमसीक्यू पर्पज से पढ़ना है। तो लिखना शुरू करें अब, क्योंकि बेसिक मैंने आपको इसका तरीका बता दिया कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और इस मानते हैं ना आप लोग भी कि एडजस्टमेंट कर देनी चाहिए। कुछ इवेंट ऐसे हैं जिनकी एडजस्टमेंट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मीनिंग: those events whether favorable or
अनफेवरेबल, डजेंट मैटर, कैसा भी हो, दैट अकर बिटवीन, कब से कब के बीच में, द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट when financial statements are approved by board of directors। इस बीच में अगर कोई इवेंट होता है तो उसको बोलते हैं इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। जूम मीटिंग वालों, समझ में आ गया क्या पढ़ रहे हैं अपन? फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑडिट करते हैं तब, यस मैम, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यस मैम, ओके। टाइप्स ऑफ इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, कितनी तरह के हो सकते हैं? These can be of two types। बोले तो adjusting events and non-adjusting events। अब सोचकर बताओ किस इवेंट को एडजस्ट करना चाहिए। मैंने आपको बोला कि इस दौरान बीच में एक पर्सन इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट कोई सीधा ही हो जाता है क्या? पहले उसके बारे में हवा फैलती है। ऑलरेडी हम अपनी बुक में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में डाल के बैठे थे, हमें यकीन था इंस्टॉलमेंट होगा। फिर 31 मार्च के बाद वो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कंडीशन प्रेजेंट थी, आपको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आपको पता था तो ऐसे इवेंट को आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। और अगर आपको नहीं पता था तो ऐसे इवेंट को आपको एडजस्ट नहीं करना है। इसका मतलब अचानक आग लगी, वो आपको पता था ऐसा हो जाएगा। अर्थक्वेक आ गया, आपको नहीं पता था, तो ऐसे इवेंट्स तो एडजस्टिंग नहीं होते हैं जिनकी कंडीशन 31 मार्च से पहले प्रेजेंट ना हो। और ऐसे इवेंट एडजस्टिंग होते हैं जिनके बारे में कोई ना कोई प्रूफ या कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई कंडीशन उस साल में मौजूद थी। तो हम एडजस्टिंग इवेंट में लिखेंगे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट existed at the end of reporting period। रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में जिस चीज से रिलेटेड कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, इसका मतलब उसे हमें एडजस्ट करना है। इसका मतलब एडजस्ट द अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन एडिशन सेपरेट डिस्क्लोजर भी देना है। दो काम करने हैं एडजस्टिंग इवेंट में, एक तो अमाउंट सही करनी है और एक उस बात का सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। इंडिकेटिव conditions are not present at the end of reporting period। अगर कुछ बाद में हुआ है तो फिर वो तो नॉन एडजस्टिंग होगा। डोंट एडजस्ट द अमाउंट बट डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर मटेरियल है तो। आग लग गई, बाद में लगी, बिजनेस खत्म होने वाला है, बहुत बड़ी बात है, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। बट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स इफ मटीरियल। अदरवाइज डिस्क्लोज भी करने की जरूरत नहीं है।
हम लोगों ने शुरू किया है इंडेस 10, जो लोग लेट आए हैं इंडेस 10 स्टार्ट करा है, और इंडेस 10 इज रिलेटेड टू इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। उसका मतलब ये है कि 31 मार्च के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल से पहले इस दौरान अगर कुछ हो जाता है तो हमें उनके बारे में विचार करना होता है कि क्या उसे एडजस्ट करना है या एडजस्ट नहीं करना है। क्या जरूरत है एडजस्ट करने की, क्योंकि अभी तक साइन नहीं हुआ और हमारा मन मानेगा ही नहीं झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाहर लॉन्च करने के लिए। इसलिए अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखती है जिससे रिलेटेड कंडीशन उस साल में कहीं ना कहीं प्रेजेंट थी तो आपको उसकी अमाउंट को सही कर देना चाहिए और उसके लिए सेपरेट डिस्क्लोजर दे देना चाहिए। और अगर ऐसा है कि कुछ बाद में ही हुआ है, हमें पहले इसके बारे में पता ही नहीं था, फिर सही करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूं, तो अभी तक जितना लिखवाया है सिर्फ उससे रिलेटेड जवाब देना। आपके 31 मार्च 2025 को ईयर एंड हुआ, रिपोर्टिंग पीरियड खत्म हो गया, अप्रूवल मिला 1 जून 2025 को। गॉट इट? ओके। हुआ ये कि यहां पे एक ऐसा डेटर था जिसके रिस्पेक्ट में मैंने ऑलरेडी पीबीडी बना रखा है, मेरे को यकीन था कि ये डूबेगा किसी दिन, इसकी हरकतें ही ऐसी है। उसके बाद यहां पे 31 जुलाई को वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। ऐसे एमसीक्यू आएंगे बस, इससे एमसीक्यू की ज्यादा कोई उम्मीद मत करना। बताइए एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? एवरीवन, जूम मीटिंग वालों एक एक का जवाब चाहिए मुझे। प्रोविजन था, अच्छा ठीक है भाई, क्या बात है राधा, डेटर को एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा, फिर आपने नीचे नॉन एडजस्टिंग क्यों लिखा? वंशिका भी कह रही है एडजस्टिंग इवेंट है। सब लोग एकदम आराम से बताएं, बिकॉज वेरी गुड, दिमाग चल गया। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करूं? कभी कोई पहेली पूछ के बाद में वापस रिपीट करता है क्या? एग्जैक्टली ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ही नहीं है तो हम उसके टाइप थोड़ी चेक करेंगे। ये टाइप किसके थे, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? अच्छा, उसका आंसर है, ठीक है। एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग किसके टाइप है? इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के। क्या होता है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड? 31 मार्च के बाद और रिपोर्ट साइन होने से पहले। ये जो हुआ है ये इसके बीच में आ रहा है क्या? जब ये इसके बीच में ही नहीं आ रहा तो ये इंडेस 10 यानी 10 के दायरे से ही बाहर चला गया, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझे? सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो भी चीज हुई है क्या वो इसके बीच में हुई है क्या, तब हम आगे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग सोचेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अगर ये इसके बीच में होता तो डेफिनेटली एडजस्टिंग होता, क्योंकि इससे रिलेटेड पीबीडी हमने बनाया हुआ है। तो बताइए जूम मीटिंग वालों, आप लोगों को ये जो मैंने पिन पॉइंट जानबूझ के किया है कि आपको याद रहे, ये समझ में आया नहीं आया? तो आपके स्टेप क्या होंगे क्वेश्चन में? सबसे पहले पता लगाना कि वेदर द इवेंट इज इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अब ये मत समझ लेना आफ्टर तो अनंत काल तक है, आफ्टर इज टिल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल। ठीक है, चलिए उसके आगे लिखिए। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हमेशा नॉन एडजस्टिंग है, ऑलवेज नॉन एडजस्टिंग, और आप भी इस बात पे मेरे से अग्री करेंगे कि सही बात है, ये एडजस्टिंग नहीं होनी चाहिए। डॉलर का रेट क्या चल रहा है पता है किसी को? डॉलर का अराउंड 83-84 चल रहा है। ठीक है, 31 मार्च को डॉलर का रेट था 85। समझ गए? 31 मार्च के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट साइन होने तक 3 महीने आ गए। हर दिन डॉलर का रेट बदल रहा है, एडजस्ट करूं? अगर आप ऐसे इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट बना देंगे तो आप डेली एडजस्ट ही करते रह जाएंगे। यानी जो चीजें डेली बदलने वाली है उनको हमेशा के लिए नॉन एडजस्टिंग मानना है। तो ऐसे कुछ लिस्ट है, हम वो लिस्ट बनाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो सबसे पहला एक्सचेंज रेट में बदलाव, चेंज इन एक्सचेंज रेट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। चेंज इन एक्सचेंज रेट, या कह दूं चेंज इन टैक्स रेट। कोई तरह की रेट बदली वो तो बार बार बदलती ही रहती है, उसमें क्या नई बात है, वो अपन नहीं एडजस्ट करेंगे।
चेंज इन टैक्स लॉज, these are to be always non-adjusting events. उसके बाद मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन, हमारी कंपनी ने किसी और के साथ हाथ मिला लिया, मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसको एडजस्ट चाह के भी नहीं कर पाओगे, पूरी फॉर्म ही बदल गई है। और डिस्पोजल ऑफ मेजर सब्सिडियरी, कोई अपने कंपनी की छोटी कंपनी थी, अपन ने उसको बेच दिया, ये सब पहले से थोड़ी पता होता है, वैसे भी है तो भी एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, सारे फिगर चेंज हो जाएंगे, इसलिए इनको नॉन एडजस्टिंग बना दिया गया। मेजर बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, मेजर जो भी काम है ना, ये मान लो कि ये बुक वाला भी आपका ख्याल करता है कि कैसे करोगे इतना सारा, एडजस्ट रहने देना। मेजर रीस्ट्रक्चरिंग मतलब बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज करा अपन ने। एनी डाउट इन दीज, ऑलवेज नॉन एडजस्टिंग, मन मान रहा है ना कि ये नॉन एडजस्टिंग होने चाहिए। अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन के बैठे हो उस कंपनी के लिए और आपको कह दिया जाए कि कंपनी किसी और के साथ अमालगमेट हो गई, अब सारे फिगर को एडजस्ट करो, मान जाओगे क्या? तुम तो मना ही कर दोगे, तुम ये नोट्स बना लो, वही होता है, वो सब तो बहुत बड़ा काम हो गया। अच्छा, और एडजस्टिंग इवेंट्स की हेडिंग डालें, कौन कौन से इवेंट्स एडजस्टिंग होते हैं, ताकि क्वेश्चन करते वक्त हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये आपका है पेज नंबर 495, अगर किसी के पास बुक है और वो देखना चाहता है तो। पहले यहां से रीड करेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, एंटिटी को इन सारे इवेंट्स को एडजस्ट करना है, इनकी अमाउंट्स को एडजस्ट करना है और डिस्क्लोजर देना है। पहला, सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ अ कोर्ट केस, कोई कोर्ट केस है उसका सेटलमेंट उस बीच हुआ, किस बीच? रिपोर्टिंग पीरियड के बाद और अप्रूवल से पहले हुआ, लेकिन एंटिटी को प्रीवियसली रिकॉग्नाइज प्रोविजन रिलेटेड टू द कोर्ट केस, मतलब इसका मतलब आपको ये बात पता थी कि इससे रिलेटेड क्या फैसला आने वाला है, तभी आपने प्रोविजन बना के रखा था, और पता थी तो एडजस्ट होगा ही होगा। उसके बाद receipt of information after the reporting period indicate that an asset was impaired at the end of reporting period, मतलब bankruptcy of a customer after the reporting period यूजुअली पता चल जाता है, क्योंकि आपने पहले से उस अमाउंट को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रखा होता है ट्रेड रिसीवेबल से पीबीडी के तौर पे। ये जो मैंने बताया था, बैंक्रप्सी मतलब इंसॉल्वेंट हो गया आपका कस्टमर, कब हुआ? तो 31 मार्च के बाद और अप्रूवल से पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन हमें अंदाजा था, इसीलिए हमने ट्रेड रिसीवेबल में से उसको ऑलरेडी प्रोविजन बना के दिखाया हुआ था। सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में गिव एविडेंस अबाउट देयर एनआरवी, ये अपने क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड, प्रोसीड फ्रॉम द एसेट सोल्ड बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, और डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ठीक है, देखो कुल मिला के हमें अब इसके इलस्ट्रेशन करते करते आइडिया लग जाएगा, और उन्हीं को आपको करना क्या है, ये जितने भी चीजें इलस्ट्रेशन में आ रही है ये आपका खुद का ही टास्क रहेगा कि इस इलस्ट्रेशन को करते वक्त आपके सामने जितने भी क्वेश्चन है आप एडजस्टिंग में हेडिंग डालोगे, लाइन वाइज लिखोगे, ताकि बाद में वापस क्वेश्चन ना पढ़ने पड़े। इलस्ट्रेशन नंबर 13 से शुरू हो रहा है ये, आ जाइए और सोचकर बताइए क्या होगा। एक्स लिमिटेड के अकाउंट्स फाइनल हुए कब? ये है एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड 31 मार्च 2023।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए 20 मई 2023, इसके बीच में जो भी होता है वो हमें देखना है। एन एक्सीडेंट अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 30 मई 2023। 30 मई कब आएगा, वो तो इससे बाहर हो गया। जब भी 30 में इसके बाहर हो गया, उसके बाद अगर ये हमसे ये बात पूछता भी है कि क्या इसे इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो आपका जवाब होगा नहीं किया जाएगा, बिकॉज इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मीन्स द डेट फ्रॉम एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये उससे बाहर की डेट है। इसका मतलब दिस विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एज पर इंड AS 10। ठीक है जी, एडजस्टिंग इवेंट नोट नहीं करवाए, हाँ वो करवाऊंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे ना वैसे वैसे लिखते जाएंगे। इलस्ट्रेशन 14, ए लिमिटेड क्लोज डेट अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 मार्च 2023 को बंद किया आपने, और रिपोर्ट साइन हुई है 20 मई 2023। कंपनी वॉज एंगेज्ड इन बोरिंग टनल्स फॉर मेट्रो रेलवे वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क 1 जून 2023 को इट हिट एन एक्वा फायर एंड रिजल्ट 18 बिल्डिंग वर डैमेज। जो भी हुआ बाद में हुआ है, बहुत बाद में। कब हुआ है ये? 1 जून 2023। बाहर हो गया, दायरे से ही बाहर हो गया ये तो हमारे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड नहीं है। इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कहां तक का कंसीडर होगा? केवल 20 मई तक का। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी बात है, आप इसको चाहे डायरेक्टर की रिपोर्ट में डालो तो डालो, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अब नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 15, वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, अ कंपनी मेड अ PBD, ऑलरेडी प्रोविजन बनाया, उसका मतलब उसको शक है, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। फिर क्या हुआ? इन द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी डेटर ऑफ 20 लाख सफर्ड हैवी लॉस एंड सब्सिक्वेंटली बिकम insolvent in April 2023. Can the company provide the full loss out of the insolvency debtor for the year ended ये? अब क्योंकि इसने कुछ नहीं बताया है कि रिपोर्ट कब साइन हुई है, तो हम ये मानेंगे कि इस कार्यक्रम के होने के बाद ही साइन हुई है रिपोर्ट। तो आप ये मानो कि रिपोर्ट मान लो मई जून में साइन हुई होगी, तो हुआ क्या है इसमें? 1 अप्रैल को वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। एडजस्टिंग है या नहीं है? है। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज द कंडीशन वॉज एग्जिस्टेड ऑन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, द कंपनी हैज ऑलरेडी मेड प्रोविजन। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं शक था। क्या लिखा जाएगा? सर्कमस्टेंसेज वर एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन अकाउंट्स एज पर इंड AS 10। तो आप कैन प्रोवाइड द फुल लॉस। अब उसका 5% नहीं, उसको पूरा का पूरा ही प्रोविजन बना लो, क्योंकि वो अब नहीं देगा पैसे। अमाउंट में चेंज करना होता है ना, एडजस्ट मतलब काट के सही अमाउंट लिखोगे। पहले आपने प्रोविजन केवल 5% का बना रखा था, क्योंकि आपको डाउट था सिर्फ। अब डाउट है कि अब क्लियर है? अब तो क्लियर है, इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम उसको वहां से कट करके फुल अमाउंट का लॉस जो है वो प्रोविजन में दिखा देंगे। इलस्ट्रेशन 15, समस्या किसी को? राधा के अलावा किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है? किसी को समझ भी आ रहा है क्या? यस, ओके। बच्चे लिख रहे हैं अरे हाँ मैम। नहीं, वो शायद ये लिखना चाह रहा था आ रहा है मैम। एडिट हो गया, ठीक है ठीक है। आज पेपर है? कौन से बच्चों का? ओ, तभी तुम इतना बोर हो रहे हो। आज बोल भी नहीं सकते, आसपास कोई है ही नहीं। Illustration 16. B Limited supplies parts to a car manufacturer in respect of a particular model of car. On the reporting date, B Limited has a high level of inventory of parts due to low order level. Order आ नहीं रहे, स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा है। फिर आगे, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल, यानी कि सही कह रहा है, यही चाहिए था हमें, यही समय चाहिए होता है। कौन सा? आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द अप्रूवल। हुआ क्या? कार मैन्युफैक्चरर अनाउंस दैट दिस मॉडल विल नो लॉन्गर बी प्रोड्यूस्ड। अब आप अपने गोडाउन में इतना सारा स्टॉक भर के बैठे हो, और जो स्टॉक है वो अब आगे आपको पता चले किसी भी काम का नहीं है, तो उसने बोला देयर इज नो अल्टरनेटिव मार्केट, और कहीं बिक भी नहीं सकता है। शुड बी रिटर्न डाउन द इन्वेंटरी टू NRV एंड एडजस्ट करना है या नहीं करना है? सबसे पहली बात, आपको पहले भी दिख रहा था, क्या है? लो डिमांड है। ये कंडीशन ऑन द रिपोर्टिंग डेट ऑलरेडी
एग्जिस्ट कर रही थी, और उसके बाद में जब हमें पता ही चल जाता है कि इसका कुछ बचने वाला ही नहीं है, तो हमें इसको एनआरवी पे लाना ही चाहिए। जब आपका ये यूज नहीं होगा तो दूसरा क्या करोगे, बेचने जाओगे, नहीं बिकेगा। अब ये कहता है कि कहां से देखना, ये रहा, दिस इन्वेंट्री शुड बी रिटन डाउन टू एनआरवी, द हायर लेवल इन्वेंट्री इंडिकेट्स लो डिमांड, द पोस्ट बैलेंस शीट अनाउंसमेंट कंफर्म्ड ओवर द, ये कुल मिला के ये क्या है, एडजस्टमेंट करने को कह रहा है, एडजस्ट कर दो। हम इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एज पर इंडियाज 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड द कंडीशन ऑफ लो ऑर्डर लेवल्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, दैट्स व्हाई व्हेन इट इज अनाउंस्ड कि अब फ्यूचर में ये नहीं होगा, तो वी शुड रिटन डाउन राइट डाउन द इन्वेंट्री टू द एनआरवी, कि कबाड़ के भाव में बिकेगा उतनी समझनी है। इंडेक्स 2 बताता था ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे कॉस्ट तो आपकी ऑब्वियसली लगी होगी, और अब ये सेल करना तो मना ही कर दिया इसने, बोला कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू मिलेगी सिर्फ, तो आपको उसे कम कर देना चाहिए, ये बात कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 16। थोड़ा सा लैंग्वेज बनाना सीखें, बाकी काम का नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। Illustration 17. Prior to the approval of financial statement but subsequent to the balance sheet date, युवराज, ये अपने इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड होते हैं कि जो इस दौरान होते हैं? हाँ जी, prior to the approval but subsequent to the balance sheet date, is it events after reporting period? ये अलग अलग तरीके से लिख रहा है हर क्वेश्चन में, समझ रहे, गौर कर लेना। सी लिमिटेड इन ट्रेडिंग डिफिकल्टीज, बड़ी मुश्किल आ रही है व्यापार करने में। ऑब्टेन अ वैल्यूएशन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज फॉर द पर्पस ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी टू इट्स बैंकर, ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन यानी लगवा चुका है, बेचेगा सब कुछ। सी लिमिटेड इज ऑल्सो कंसिडरिंग सेलिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज टू जनरेट एडिशनल कैश। Amount estimated by the valuer is materially lower than the carrying amount attributed to the properties at the balance sheet date based on the last impairment review. Impairment review carried out 3 years ago. What is the meaning of impairment? है impairment मतलब कभी सुना है? वैसे तो अकाउंट्स की स्पेशल टर्म है, impairment नाम से एक स्टैंडर्ड है, पर मैं आपको समझाऊं, इसका मतलब होता है हर बिल्डिंग, हर एसेट का थोड़े थोड़े टाइम पे रिवैल्यूएशन कराया जाता है, आपको पता है। डेप्रिसिएशन के अलावा भी हम किसी को बुलाते हैं, देखना हमारे पास कितने का जुगाड़ है, कितने की जायदाद है, तो वो बोलता है इस एरिया में तो अब भाव नहीं रहे। सुनिए ये लाइंस आपने कभी भी, हाँ, तो वो ना इस मशीन, ये जो भी अपना क्या था, ये प्रॉपर्टी थी जो अपनी, इस प्रॉपर्टी का 3 साल पहले अपन ने कराया था ये रिव्यू, तो उसने ऑलरेडी बोल दिया था कि खत्म है, ये इंपेयरमेंट लग चुका है इस पे, बहुत ही मंदा हो गया इसका भाव। और उसके बाद में अब जाके जब आपको लग रहा है कि सब कुछ अपना बिजनेस नहीं चल रहा है, बेच देना चाहिए, अब जब आप बैंकर को दिखा के इसको वैल्यू करवा रहे हो, तो उसने भी बड़ा अमाउंट इज मटीरियली लोअर, जितने में हम खरीद के लाए थे उसने भी बोला कि कम है। तो ये बात आपको आज पता लगी ये कम है? ये तो आपको पहले ही पता थी। कब से पता है? 3 साल पहले से पता है। इसका मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है? ये एडजस्टिंग इवेंट है, हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में आता है क्योंकि ये हुआ इस दौरान। दूसरी बात ये चेक करने के लिए कि एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, इससे रिलेटेड कंडीशन तो 3 साल से एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब हमें उसकी वैल्यू कम कर लेनी चाहिए। वैल्यूएशन प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस ऑफ इंपेयरमेंट दैट हैड अकर्ड प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब इंपेयरमेंट रिव्यू जो है वो उसके हिसाब से ये हो जाता है एडजस्टिंग इवेंट। इतनी सी बात लिखनी है, एडजस्टिंग इवेंट। फिर बताओ, ये बड़ा अच्छा, ये आपके लायक है एकदम। एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो रहा है, बार बार हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से। बैलेंस शीट डेट एक्सीड द प्रॉफिट ड्यू टू एन एडवर्स मूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आफ्टर द ईयर एंड। 31 मार्च के बाद में फॉरेन एक्सचेंज की रेट ऊपर नीचे हो रही है, उस वजह से जो भी हो रहा है, क्या हमें उसको एडजस्ट करना है नहीं करना? इट इज अ परमानेंटली नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इस तरह की रेट्स तो है वो तो चेंज होती ही रहेगी, अगर इनको एडजस्ट करने बैठे तो फिर यही करते रहेंगे। तो एक्सचेंज रेट चेंज आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नॉन एडजस्टिंग पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स अकॉर्डिंग टू इंड AS 10। परमानेंटली नॉन एडजस्टिंग, वेरी गुड। 19th, AIR Aviation Company Limited announced a restructuring program in 2020 which was implemented in full in 2021.
एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम था 2020 में अनाउंस किया, इंप्लीमेंट किया 2021 में। वर्कफोर्स वाज एडुकेटली डाउनसाइज्ड एंड नंबर ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स वर सस्पेंडेड। वर्कफोर्स कम कर दी हमने। रीस्ट्रक्चर करना क्या होता है भाई, जैसा भी चल रहा है हमने उस पद्धति को बदलाव करना है। तो हम मान लो हमें मशीनें लगानी है तो हमने वर्कफोर्स को बाय कर दिया। डाउन साइज मतलब कम कर दिया। नंबर ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल रूट वर सस्पेंडेड, जहां जहां पे भी नॉन प्रॉफिट हो रहा था उन रूट्स को बंद कर दिया। एविएशन क्या होता है, कोई आइडिया आयुषी? ये एविएशन कंपनी मतलब हवाई जहाज, ठीक है, ये वो लोग है, उनकी कंपनी है। इन्होंने क्या किया, रीस्ट्रक्चर किया। रीस्ट्रक्चर में इन्होंने लेबर को तो बाय बाय कर दिया, और क्या किया, जो रूट ऐसे थे जिन पे प्रॉफिट नहीं होता था उनको बंद कर दिया। मैं इंग्लिश समझाने नहीं आई, फिर भी मुझे समझानी पड़ रही है। मतलब however in view of still difficult market environment the high cost of aviation fuel and continued decline in yields, बहुत बुरा हो रहा है कंपनी के साथ, फ्यूल बहुत हाई हो गया, कॉस्ट में पड़ रहा है, और यील्ड यानी आउटपुट के तौर पे कुछ बच नहीं रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड द फर्दर पैकेज ऑफ मीजर्स ऑन 31 जनवरी 2022 अंडर विच रीजनल एयरक्राफ्ट फील्ड विल बी, फिर से फैसला लिया गया, कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिर से मीटिंग करी और अब इन्होंने बोला कि रीजनल एयरक्राफ्ट फील्ड विल बी रिड्यूस्ड बाय एटलीस्ट 15 एयरक्राफ्ट। ये जो पास पास में जो जा रहे हैं ना, उसका जो ग्रुप है एयरप्लेन का, उसमें से 15 तो हटा दो। दिस एक्शन इज इंटेंडेड टू रिड्यूस नेट एनुअल कॉस्ट, इससे बच जाएगी। एक्शन जो है वो अगले 15 महीने में लेना है। कंपनी ब्रेक इवन एक्सपेक्ट करती है 2023 में। डू यू नो द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन? No profit, no loss. Should the company prepare its financial statements on a going concern basis? इतना कुछ करने के बाद क्या अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न के रूप में दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? इतनी बात पूछिए, एकदम कॉमन सेंस का सवाल है, कोई इसमें ना ही लगाओ इंडियस भले ही, तो भी तुम्हारा दिमाग चलेगा कि मैनेजमेंट ने जो पहली बार एक्शन लिए थे उससे तो खास फायदा हुआ नहीं। दूसरी बार एक्शन लेने के बाद मैनेजमेंट को अगर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो गोइंग कंसर्न पे बनाओ, और अगर लग रहा है कि डाउटफुल है तो बिना गोइंग कंसर्न के बताओ। यही बात लिखनी है। तो पहले तो लिख दिया कि एज पर इंडियस 10 नॉट प्रिपेयर ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस इफ मैनेजमेंट को लगता है कि उसको बंद करने की इच्छा हो रही है तब, और अगर ब्रेक इवन मिलने के बाद में कॉन्सिक्वेंटली सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर गोइंग कंसर्न पे बना लो। मतलब एक डिप्लोमेटिक सा आंसर दे दिया कि पहले वाले डिसीजन तक तो नहीं बनाना गोइंग कंसर्न पे, दूसरे डिसीजन से अगर फायदा होता है तो आगे जाके गोइंग कंसर्न पे बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20। के लिमिटेड हैज फाइनलाइज्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च और अप्रूवल मिला 25 जून। 31 मार्च 25 जून। फायर, आग लगी है 31 मई को। बेशक ये यहां पे आ रहा है, लेकिन ये बात क्या मुझे पहले पता थी कि आग लगेगी? तो नॉन एडजस्टिंग। कंसल्टेशन विद अदर कंपनी स्टार्टेड इन अप्रैल 23 फॉर एक्विजिशन ऑफ 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पहली बात तो मैंने आपको अभी बताया, मेजर एक्विजिशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, मर्जर, इन सब की एडजस्टिंग नहीं होती, तो ये नॉन एडजस्टिंग हो गया। फॉरेन एक्सचेंज परमानेंटली नॉन एडजस्टिंग है, तो तीनों के तीनों नॉन एडजस्टिंग है। इलस्ट्रेशन 21, मिस्टर कुमार इज बीइंग स्यूड फॉर यूजिंग कॉपीराइट ऑफ मिस्टर बालू। दिस इज डिनाइड बाय मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार शोड ओनली ए कंटिंजेंट लायबिलिटी इन हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोर्ट अवार्ड डैमेजेस। बताओ इसका क्या करना है? एक बात बताओ, ये मिस्टर कुमार ने खुद ने गलती करी है। क्या गलती की है? किसी और का कॉपीराइट यूज किया है। इसको मन से ये बात पता नहीं है कि इसने कर रखा है, तो ये इवेंट एडजस्टिंग होना चाहिए, नॉन एडजस्टिंग होना चाहिए? ऑब्वियसली एडजस्टिंग होना चाहिए। इसकी कंडीशन चाहे आपने कहीं भी दिखाया हो, कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी दिखाया हो, पर आपको कहीं ना कहीं लग तो रहा था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसका मतलब दिस इवेंट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, और वही सारी बात की प्रोवाइड एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब अब तो बुक वाले ने भी कष्ट करना छोड़ के ये डॉट 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 लगाने शुरू कर दिए। सेम लैंग्वेज इज टू बी रिपीटेड इन ऑल द क्वेश्चंस। 22. While auditing the financial statement of K company for the year 22-23 on 11 मई 2023, the auditor found that there was a fictitious salary of 7,95,000। 22-23 के मतलब एंडिंग कौन सी होगी? 31 मार्च 2023। उसमें ऑडिट कर रहा है कब? 11 मई 2023
2023 को, उसको लगता है कि एक बिना मतलब की सैलरी दी गई है 7,95,000 की, इसका क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? कंपनी वालों को तो सब पता ही है ना। अगर ऑडिटर पकड़ लेगा और बोलेगा कि इसके वाउचर कहाँ है, ये बिना मतलब का खर्चा क्यों दिखाया है, तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के हाथ से पैसे तो गए हैं। आप ये मानो, ऑफ कोर्स दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि एग्जिस्ट करती है कंडीशन। सैलरी जब जाती है तो क्या केवल खर्चे में दिखाई जाती है या बैंक या कैश बैलेंस कुछ कम भी होता है? ऑडिटर ने पकड़ी कैसे? कोई ना कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी तभी पकड़ी है, वरना तो वो पकड़ ही नहीं पाता। इसका मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट है। इलस्ट्रेशन 21 वापस बता दो, इलस्ट्रेशन 21 कौन सा था मिस्टर कुमार वाला? देखो आज की डेट में मान लो कि मैं किसी का म्यूजिक जो है वो यूज कर रही हूँ, वो उसका बनाया हुआ म्यूजिक है और मैं उसको यूज कर रही हूँ, डर भी है मेरे को कि केस हो जाएगा, इसलिए कंटिजेंट लायबिलिटी पे दिखा भी रखा है, और उसके बाद अगर केस हो जाता है तो क्या वो एडजस्टिंग इवेंट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, आपको पता था तभी तो आपने दिखा रखा था वो, और आपको भी पता है कि आप किसी और का म्यूजिक यूज कर रहे हो, तो कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है 31 मार्च पे। अंकित, अंकित प्लीज टेल, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर। Illustration 23, Raju Limited with the financial year end of 31 March has an amount of, युवराज कितनी अमाउंट लिखी है? सब युवराज बन जाते हैं, मेरे को पता है आप लोग बड़े हो कि युवराज बनेंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि अब भी ऐसे बोलेंगे। सब युवराज बनना चाहते हैं, मतलब पता है युवराज का मतलब क्या होता है? इट्स ओके, एक अच्छी पोजीशन पे, अ काइंड ऑफ। पर जब भी मैं युवराज से कुछ पूछूं तो कष्ट करके वही बताएं तो बेहतर होगा। युवराज 60 लाख रुपए लेने, किसी डेटर से लेने थे जिसका नाम है संजीव, नहीं है सजीव है, ठीक है युवराज? As of 31st March 2023, the company provided for impairment of 31 March of 8 लाख against the gross value on 30 June before the financial statement पर authorized। बाद में वो बैंकरप्ट हो गया, क्या करना है? बड़ा आसान है, इंपेयर कराया आपने पहले, मतलब आपको शक था कि वो एसेट इतनी नहीं है। अगर आपको शक था मतलब कंडीशन प्रेजेंट है, कंडीशन प्रेजेंट है मतलब एडजस्टिंग इवेंट है। चाहे इंपेयर लिखा आ जाए, चाहे उससे रिलेटेड प्रोविजन लिखा आ जाए, चाहे लिखा आ जाए बैड डेट्स राइट ऑफ कर लिया था, इसका मतलब आपको पता है एडजस्टिंग इवेंट है। An entity give warranties at the time of sale of purchases to its product on 31 March 2023, an entity assessed its warranty obligation at 7 lakh. Immediately before 28 May, annual financial statements were approved for the issue. Entity discovered a latent defect in one of its line of product. At its discovery, the entity assessed its re-estimates its warranty obligation. ये आपको ये बताना है क्या करना है। वारंटी देती है कंपनी, एक बात बताओ, जब कंपनी वारंटी देती है इसका मतलब उसको आइडिया है कि कुछ ना कुछ आ सकता है वापस ठीक कराने के लिए। कंपनी वारंटी देती है, कंपनी को पहले से आइडिया था कि कितने का आएगा, 7 लाख रुपए का क्लेम आता है अपने पास, उतने का अपन प्रोविजन बना के रखते हैं। फिर कब पता लगा कंपनी को? पहले हम इवेंट चेक करते हैं, 31 मार्च 2023 से कहां तक जाना है, अप्रूवल कब मिला है, डायरेक्टर की रिपोर्ट को कुछ दिया है ऐसा? दिया ही नहीं है, तो मतलब जो भी हो रहा है वो इसके बीच में ही हो रहा है। अब कंपनी को कब पता लगा? 31 मार्च 2023 को कंपनी को ये बात पता लगी, नहीं इमीडिएटली बिफोर, ये रहा ना अप्रूवल, 28 मई 2023 को अप्रूवल हुआ है, एंटिटी डिस्कवर्ड। इसी दौरान एंटिटी को पता लगा कि उसके प्रोडक्ट लाइन में इतनी बड़ी गड़बड़ है कि उसकी वजह से जो वारंटी ऑब्लिगेशन आपने 7 लाख लिखी थी ना, वो यहां तक जा सकती है। समझिए 31 मार्च 2023 को साइन हो गई, साइन हो गई क्या? हाँ ही भर रहे हो क्या मेरे को? बना है 31 मार्च को तो बना है, साइन कब हुआ है? 28 मई को साइन हुआ है। बनाया था वारंटी के लिए, प्रोविजन बनाया था सिर्फ 7 लाख रुपए का। इसी बीच में ऐसा पता लगा कि नहीं नहीं हमारे प्रोडक्ट में तो इस बार सच में गड़बड़ निकल गया है, और जो वारंटी क्लेम आएगा वो कितने का आएगा? 7.5 लाख का आएगा। एडजस्ट करूं ना करूं? एडजस्ट करा जाएगा। आपको ये तो पता ही था गड़बड़ है, कंडीशन गड़बड़ की एग्जिस्ट करती थी,
तभी तो आप वारंटी दे रहे हो ना, थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है। उसके बाद मेजर डिफेक्ट बाद में पता चला, दैट डजंट मैटर, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। वारंटी इंट्रोड्यूस ही तब करता है जब उसको आइडिया होता है कि हर साल थोड़े थोड़े क्लेम तो आने ही है, हमसे भी थोड़ी गलती हो ही जाती है, ऐसा। इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, इस पे स्टार लगा लेना। वारंटी वाले सारे, उसका मतलब भी ये होता है, वारंटी दे रहे हो मतलब आपको पता है कि कुछ ना कुछ रिटर्न आता है। टोटल 30 है, छोटे छोटे हैं, लगभग 5 मिनट का समय और लगेगा। Major fire damaged the asset in a factory of limited company on 2nd April, 2 days after the year end. The loss is estimated at 140 crore, out of which 132 crore will be recoverable from the insurer. आपको इस लॉस के बारे में बताना है। मैं आग वाला कितनी बार बता चुकी हूं कि हमें नहीं पता होता, ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये नॉन एडजस्टिंग है। और इसके बारे में डिस्क्लोजर दे देना जो भी देना है, अमाउंट चेंज नहीं करनी किसी भी चीज की, नीचे लिख देंगे कि हाँ एक ऐसी आग लगी है, इस इंश्योरेंस कंपनी अपने को इतना पैसा दे देगी। तो हम जब इसको आंसर लिखने में आए तो नॉन एडजस्टिंग, इवन दो द डिस्क्लोजर में बी प्रोवाइडेड। 26वां, Z company entered into an agreement to sell its immovable property included in the balance sheet at 81 lakh to another company for 130 lakh. Agreement to sell was concluded on 31 जनवरी 2022 and the sales deed was registered on 31 अप्रैल। ऑब्वियसली पहले ही हो चुका है सारा कुछ। क्या क्लियर इन इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, चाहिए कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या क्या डेट्स है इसमें। एग्रीमेंट हो गया है कब, 31 जनवरी 2022 को। डीड रजिस्टर हुई यानी रजिस्ट्री पट्टा हुआ यहां, और ईयर कब एंड हो गया, ये 2023 लिखना चाहता होगा, 13 लिख दिया इसने गलती से। ठीक है, यहां ईयर एंड हुआ, तो भले ही रजिस्ट्री यहां हुई हो, आपको पता था क्या, सारा कुछ ही पता था, एग्रीमेंट हो गया इसका मतलब पता ही था। तो दिस शुड बी एन एडजस्टिंग इवेंट। 1 जून 2023 को एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर ऑथराइज फॉर इशू, यानी कि अप्रूवल मिली 1 जून को। नाम अलग अलग दे रहा है, ऑथराइज, अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल। 28 मई 2023 को एंटिटी ने एक फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया, 28 मई 2023 को, इसके बीच में ही किया है। पर डिविडेंड को भी आप पर्टिकुलर हमेशा के लिए नॉन एडजस्टिंग में राइट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, इसमें एक और है, इसमें एक एज नोट एज पर रेलेवेंट पैरा, एक इंडेस 10 के अंदर एक ऐसा छोटा सा नोट दिया है कि जो डिविडेंड है वो नॉन एडजस्टिंग है। तो जहां मैंने आपको डिविड वो लिखवाए हैं नॉन एडजस्टिंग, एक बार वहां पे लिख भी लेंगे, शायद वो स्किप हो गया लिखना। ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दैट वुड बी नॉन एडजस्टिंग। या कह दें डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 28, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल किया 31 जुलाई को, एंड द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड बिफोर द अप्रूवल। क्या क्या हो गया, इवेंट ही लिखना भूल गया ये तो, डिविडेंड ही है, डिविडेंड नॉन एडजस्टिंग है, ऑलरेडी बता दिया गया है आपको। 15 जून 2023 को एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हुए 31 मार्च को, ऑथराइज फॉर इशू, डिक्लेयर अ फाइनल डिविडेंड, फिर से डिविडेंड नॉन एडजस्टिंग है, फिर से बता दिया गया है। 30, एक्स लिमिटेड कैरेज इट्स इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। क्या ये सही कर रहा है क्या, और किस इंडेक्स के हिसाब से कर रहा है, इस बार जवाब कुणाल देंगे। हाँ, ये कह रहा है जो फर्स्ट लाइन में, ऐसा ये किस इंडेक्स के हिसाब से कर रहा है, और सही कर रहा है गलत कर रहा है। अरे कुणाल क्या कर रहे हो,
जब मैं उससे पूछती हूँ तो तुम्हें जवाब आ रहा होता है। अब युवराज को आ रहा है? वाओ, क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी? मतलब टाइम नहीं मिल पाया, तुम लोग इंट्रोडक्शन सेशन नहीं लेकर आए और आज सीधा 10वें में बैठ गए। तुम्हें पता कितने सारे करा दिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूछो इनसे। तो फिर आपको जवाब क्यों नहीं आ रहा? इन्वेंट्रीज इंडेस 2, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 31 दिसंबर 2022 को द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइंड अंडर फीफो मेथड एज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड वाज 40,000। फीफो मेथड के हिसाब से 40,000 आपका इन्वेंट्री दिखा रखा है आपने 31 दिसंबर 2022 को। ड्यू टू रिसेशन इन द मार्केट द इन्वेंट्री कुड नॉट बी सोल्ड ड्यूरिंग द एंटायर मंथ ऑफ जनवरी। द कंपनी एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट टू सेल द एंटायर फॉर 27,000। कब? जनवरी में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल कब हुआ? 15 फरवरी। बताइए क्या होगा इसका? जनवरी में जब आपने उसको बेचने की सोच ली है, और कितने में बेचने की सोच ली है? 27 में। तो आप उसको 40 में दिखा सकते हो क्या? यहां अप्रूवल मिला है, ठीक है, यहां अप्रूवल मिला है, और यहां तक आपने 40,000 में डिटरमाइन किया था। जैन 23 में आपको लगा कि ये नहीं सेल हो रहा है जैन में, और इसलिए हमने उसको सारे को 27,000 में बेचने का निर्णय ले लिया है। तो इसका क्या करना चाहिए? और ऐसा हुआ भी किस वजह से? रिसेशन की वजह से, ड्यू टू रिसेशन इन द मार्केट। रिसेशन कोई एक दिन में तो आ नहीं जाती, मंदा चल रहा था कार्यक्रम सारा ही, और इस मंदे के चलते आपने इसको यहां पे 27,000 में बेचने का डिसीजन लिया। और आपको पता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यहां कौन कम है? 27। तो हमें जो भी फिगर हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी है उसको कट करके 27 करके एडजस्ट कर देना चाहिए, ठीक है जी। यस, एडजस्टिंग इवेंट्स के अंदर जो भी लिखना है वो आप खुद से लिख लेंगे, जो भी हमने क्वेश्चन किए उसके बेसिस पे। इसका कोई अंत नहीं है, कितने भी इवेंट्स एडजस्टिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट इंडेस अपना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हालांकि 19 है पर पहले मैं आपको वो करवाऊंगी इंड एएस। सबसे इंपॉर्टेंट का नाम बताओ? 33। उसका पूरा नाम लिखें तो अर्निंग पर शेयर। तो हमें यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये क्या होता है उसके बारे में बहुत लंबी चर्चा है। हमें यहाँ पे दो तरह के अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने होते हैं। सबसे पहले का नाम है बेसिक अर्निंग पर शेयर, और दूसरे का नाम है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सब लोग बताएंगे कि अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब समझते हैं आप? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको लास्ट में क्या कमाई मिली और एक शेयर पे कितना मिला, दैट वुड बी अर्निंग पर शेयर। तो दो तरह से निकालने, बीईपीएस बेसिक और डीईपीएस डाइल्यूटेड। अब ध्यान से बात सुनना। एक कंपनी को होता है प्रॉफिट, वो कौन दिखाता है? पी&एल दिखाता है उसका प्रॉफिट, ठीक है जी। प्रॉफिट उसका पी&एल ने दिखाया, वो प्रॉफिट बाहर आया, उस प्रॉफिट में से क्या क्या ऑलरेडी दिया जा चुका है? डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया जा चुका है, फिर वो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से अब हमें क्या देना होता है? उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। टैक्स देंगे, सबसे पहले टैक्स दे दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे, फिर कुछ बचेगा, वो बच रहा है मान लो इक्विटी के लिए और उनको देना है, तो वो किन के लिए होगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ऐसे प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, ठीक है। मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट है और मेरे पास में 1000 इक्विटी शेयर है, तो एक इक्विटी शेयर के हिस्से में कितनी अर्निंग आई? मैंने बोला 1 लाख का प्रॉफिट है और मेरे पास में 1000 इक्विटी शेयर है, तो एक इक्विटी की शेयर के हिस्से में कितनी अर्निंग आई? 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, हाउ मच? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 यानी 100 रुपए एक इक्विटी शेयर पे मिले। क्या बोला हम लोगों ने? प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। जो बचा हुआ प्रॉफिट था, जिस प्रॉफिट का नाम होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, और 1000 लोग उसको लेने के लिए खड़े थे, बराबर बांट दिए, 100 रुपए सबको दे दिए। ऐसे ईपीएस को कहते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। ये तो बड़ा आसान है, बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर्मूला आपने खुद ने बना लिया। ऊपर लिखा क्या? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, नीचे लिखा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर,
आपको पता लग गया एक को कितना मिला। दूसरा शब्द तो हमें मैडम लगी केमिस्ट्री का रहा है, डाइल्यूटेड ईपीएस। व्हाट इज दिस डाइल्यूटेड? तुम्हें डाइल्यूट शब्द का मतलब समझना होगा उसके लिए सबसे पहले। दिस इज द लिक्विड, आई थिंक क्लियरली विजिबल टू जूम मीटिंग स्टूडेंट्स। कौन से कलर का है फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो। इस ग्लास में जो लिक्विड है वो कौन से कलर का है? देखिए आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो? सब देख रहे हैं। अब सबका जवाब आएगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा। ब्लू कलर है, वेरी गुड, परफेक्ट। इट्स अ डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू कलर। अब देखते रहना ये क्या हो रहा है। कलर अभी भी बहुत हल्का नहीं हुआ है, पर एक बात बताएं, अगर मैं इसमें पानी मिलाती जाऊंगी तो ये कौन से कलर में तब्दील हो जाएगा? लाइट ब्लू, ऑब्वियसली। ये धीरे धीरे लाइट हो जाएगा। तो लाइट होने का मतलब डाइल्यूट हो गया। पर कैसे हुआ डाइल्यूट? इसके अंदर कुछ और डाला। क्या डाला मैंने? पानी डाला। ऐसे ये जो 1 लाख रुपए जो बटने के लिए तैयार है, किसके लिए? ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर ही और आ जाए तो क्या होगा? 1 लाख की जो अर्निंग थी, अभी तक 1000 थे लोग तो हर किसी को 100 रुपए मिल रहे थे। अगर लोग और आ जाते हैं और ये 2000 हो जाता है तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा? 50। अर्निंग पर शेयर हो गई डाइल्यूट, इसको कहते हैं डाइल्यूट होना, हल्की हो गई अर्निंग। पर आपके हिसाब से ऐसे कौन लोग हैं जो और आ जाएंगे? लक्ष्य शेयर प्राइस नहीं, अर्निंग पर शेयर कम होगी। अब देखना गौर से कौन लोग आएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर? आपने सुना है डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर सुने? क्या मतलब होता है? कि उनके पास में ऑप्शन है कि वो कभी भी अपने आप को इक्विटी शेयर में बदल जाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो जब भी हम ईपीएस निकालते हैं, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये खटका रहता है कि वो भी बन सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो उन लोगों को जब हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो बन गए, बन सकते हैं क्या? मान लो बन ही गए, तो भी आप कम से कम कितना कमा पाओगे? ऐसे ईपीएस को कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। मतलब नॉर्मली तो आप इतना कमाओगे, जब सब सुख शांति रही तो इतना कमाओगे, पर अगर वो डिबेंचर होल्डर अपने आप को बदल के इक्विटी शेयर होल्डर बन गए और लेने वाले लोग जो लाइन में खड़े थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो आपकी अर्निंग डाइल्यूट तो होगी और इतनी पहुंच जाएगी। हमें क्या बीइंग एन इन्वेस्टर इन दोनों चीजों की जरूरत है क्या? अगर हम इन्वेस्टर है तो हम जानना क्या चाहेंगे कि हमारा बेसिक तुम कितना दोगे एक शेयर पे, और तुम्हारे कितने ज्यादा कन्वर्टिबल तुमने इशू कर रखे हैं, उसके बाद अगर सारे के सारे भी कन्वर्ट हो जाए बुरे से बुरे सर्कमस्टांस में, तो हमारी अर्निंग जो है वो कितने से डाइल्यूट होगी, यानी डाइल्यूटेड ईपीएस कितना रहेगा। तो चैप्टर का नाम, चैप्टर में इस्तेमाल की जाने वाली दोनों टर्म्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो हेडिंग डाल लीजिए और कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए। अर्निंग पर शेयर इस इंडिया का नाम है। बेसिक अर्निंग पर शेयर, जो मैं पूरे चैप्टर के दौरान एक शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, आपको पेपर में नहीं करनी है, बीईपीएस। और डाइल्यूटेड के लिए डीईपीएस। आज की क्लास में हम केवल बेसिक अर्निंग पर शेयर ही देख पाएंगे शायद, बाकी समय बताएगा। एक तो मुझे बोलने से पहले अपने आप को सेव करके चलना पड़ता है, कहीं जल्दी हो गया तुम कहोगे इतना ही कहा था। फिर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर, नंबर फर्स्ट। बेसिक अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन, फॉर्मूला यूज होगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। Profit available for ordinary shareholders divided by weighted average number of shares. युवराज टेस्ट ने डिस्कस कर ली, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है।
ये मैंने कहा ना, डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में, 7 नंबर फिक्स है। 4 में से 3 अटेम्प्ट में आए, तुम्हारा क्यों छोड़ेगा बताओ? फिर वहां याद आएगा सारा कुछ कि हाँ नीली सी ग्लास लेके मैम आई थी, उससे आगे हमने देखा नहीं। ये नहीं भूलोगे, ये तो गारंटी है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैसे आता है। युवराज लाइन से बता सकते हैं कि कैसे आता है? युवराज नहीं, सॉरी कुणाल, आपने मेरे को ये पूरा भी बताया ही था कि सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिट एज पर पी एंड एल लेस टैक्स, लेस करा टैक्स, तो जो आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या निकालना है इसमें से? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। फिर अपने पास जो बचा है वो क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। तो इसकी कैलकुलेशन तो आपने सीख ही ली है। मैंने आपको ये बता दिया कि हम ये स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, किसके भले के लिए पढ़ रहे हैं, कंपनी या इन्वेस्टर? बेसिकली इन्वेस्टर को इस बात से मतलब है कि मेरा अर्निंग पर शेयर कितना होगा और बुरे से बुरी स्थिति में कितना हो सकता है। और बाकी इसमें निकालना जो सीख रहे हैं वो बहुत जगह काम आता है। एफएम में आप एक फॉर्मूला देखोगे कि इस ईपीएस से मार्केट प्राइस भी निकल जाता है। हम्म। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये कैसे आएगा? ये आप लेंगे शेयर की क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे मंथ्स आउटस्टैंडिंग डिवाइडेड बाय 12। यानी कि अगर कोई शेयर, अगर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो करते हैं, कोई शेयर 1 अप्रैल को इशू कर दिया गया तो कितने महीने तक रहेगा हमारे पास? 12 महीने। तो उसके लिए तो इंटू 12/12। अगर कोई 1 जुलाई को इशू किया है तो कितने महीने हमारे साथ रहेगा वो इस साल में? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। अगर कोई 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12। अगर कोई 1 मार्च है तो 1 महीने, 1 डिवाइड बाय 12। इस तरीके से आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना है। अब इसको भी निकालने वक्त हमें क्या क्या लेना पड़ता है? शेयर इशूड को प्लस करना है, और अगर बाई चांस कोई शेयर फॉरफिट हो गए तो फॉरफिट का मतलब क्या होता है? कैंसिल। तो शेयर फॉरफिट की क्वांटिटी को लेस करना है, और फिर अगर री इश्यू कर दिए तो फिर से प्लस करना है। ओएस का मतलब है आउटस्टैंडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल के तौर पे करवाऊं तो नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आपकी बुक के 2 एग्जाम्पल है छोटे छोटे जो इसी में हेल्प करेंगे अपने को। फॉरफिट हो तो माइनस, इशू हो तो प्लस, री इशू हो तो भी प्लस। इस फर्स्ट और सेकंड से जो भी आएगा दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और बेसिक अर्निंग पर शेयर अपने को मिल जाएगा। मैंने डे 1 पे बता दिया था, नोट्स सिर्फ उतने ही होंगे जितने आपके लास्ट डे रिवीजन में काम आए, उससे ज्यादा कथा नहीं लिखनी है। नोट डाउन होते ही एक बार बताएंगे। और सब लोग लिखेंगे, जो लोग भी जूम मीटिंग में हैं, वो ये बात लिखो कि क्या आपको इस स्टैंडर्ड को बनाने वाले की मंशा समझ में आई कि वो क्या चाहता है, क्यों बनाया उसने इंडेस 33। केशव लिख रहा है यस, ओके। आएगा ना कभी तो।
यस मैम, ताकि शेयर होल्डर के प्राइस पता चल सके, पर शेयर होल्डर की अर्निंग पता चल सके। ठीक है ठीक है, पेपर था आज, कोई बात नहीं, पहले वाली क्लास भी देख लेना, उसमें मैंने इंडेस 10 करा दिया। ठीक है, करें क्वेश्चन। लिखना है, लिखो। तो अब अपने को देखना है इसका मॉड्यूल। नई बुक वालों का पेज नंबर बता देते हैं, उसी पेज पे पहुंच जाइए। ये है आपका पेज नंबर 514 एंड दिस इज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर हम करेंगे 38। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये आपसे कैलकुलेशन क्या करा रहा है, ये इस क्वेश्चन को देके बोल रहा है कि क्या निकाल कर दो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो निकालेंगे प्रॉफिट। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे पहले प्रॉफिट ढूंढो, कहां पे दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। ग्रोस प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 रुपीज 3,50,000। ग्रोस प्रॉफिट को तो पहले नेट भी बनाना पड़ता है, इसमें बोला है लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रुपीज 1,00,000। अब वो लोग बिल्कुल ये ना सोचें कि मैम फॉर्मेट में नहीं था, मैंने फॉर्मेट में प्रॉफिट P&L से शुरू किया था, मतलब नेट प्रॉफिट से शुरू किया था। यहाँ पे ग्रोस को नेट बनाया हमने पहले, ये आ गया प्रॉफिट एज पर P&L, जो कितना होगा रुपीज 2,50,000। हाँ जी, टैक्स है, लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%। टेल मी द अमाउंट ऑफ टैक्स। हाँ, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट नहीं, टैक्स का पता ये अमाउंट 75,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कितना है, इसमें क्या लेस करूं, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इज देयर एनी, 20,000 थे 1 रुपए के हिसाब से, यानी टोटल 20,000 की कैपिटल है, उस पर 10% का डिविडेंड देना है, 2,000 का डिविडेंड दे देंगे। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर रुपीज 1,73,000। अगर ये हमसे आगे का पूछता, वेटेड एवरेज नंबर वगैरह से BEPS निकालने को बोलता तो निकाल देते, नहीं बोला तो जितना पूछा उतना कर देंगे। ठीक है जी, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, ओके इट्स ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 38 इट वाज। नोट डाउन करने का झंझट मत रखिए, जो मैं कराऊं उसको घर पे जाके खुद से करने का प्रयास कीजिए, ताकि रिवीजन भी यही हो जाए। अब अपने पास इतना समय नहीं है कि एक बार तो आप देख देख के करो, उसके बाद पूरा सिलेबस होने के बाद रिवाइज करो।
अब अपने को साथ में रिवाइज करना है, जो इंडेस हो गया वो हमें आना चाहिए बस, और इस तरह आना चाहिए कि एग्जाम में आ जाए तो हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 39। कुछ चाहिए? 39th इज ऑल अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए निकालने का प्रयास करें। 1 अप्रैल 2022 को बी लिमिटेड के पास में 3600 ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग है। 31 अगस्त को उसने 1200 और इशू कर दिए। 31 जनवरी को उसने बायबैक कर लिया, यानी फॉरफिट कर लिए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना है 31 मार्च 2023 तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हिसाब करना है। तो सबसे पहले जो 3600 शेयर थे वो आपके पास कितने महीने के लिए रुके? पूरे 12 महीने, प्लस आपने अगस्त में 1200 शेयर और इशू किए, 31 अगस्त को इशू किए, यानी कितने महीने रुके? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। और माइनस 31 जनवरी को आपने बायबैक कर लिए, तो फरवरी, और मार्च। 600 इंटू आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है? 2 महीने। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इज 4200 शेयर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग मंथ मतलब इस साल के कितने महीने बाकी है। किसी को कोई प्रॉब्लम 39th में? अगर नहीं है तो फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 40 कहता है रेफर कीजिए ऊपर वाले इलस्ट्रेशन को, और आपको बताना है बेसिक अर्निंग पर शेयर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 यानी इलस्ट्रेशन नंबर 39 में जो भी आपके वेटेड एवरेज नंबर आए हैं उसको रेफर करो, और प्रॉफिट ये खुद बता रहा है, कह रहा है प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर इज 21 लाख। तो न्यूमरेटर में क्या लिखना है वो तो खुद बता रहा है, और डिनोमिनेटर में कहता है रेफर करना है इस सेकंड वाले इलस्ट्रेशन को, यानी कि ये नंबर ऑफ शेयर जो आपने अभी निकाले 4200। तो इससे ईपीएस पूछ रहा है, बेसिक ईपीएस ₹500। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसे थोड़ी आता है ऊपर वाले को देखो नीचे वाले को देखो। क्या चीज? नहीं नहीं, डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा ना अभी, हेल्प करने के लिए, आपको स्कोर करने के लिए। स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अब जहां हम नोट्स बना रहे थे वहां हम हेडिंग डालेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। कम है, 10 से कम है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन कैसे निकलेगा? डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड में कौन लोग एक्स्ट्रा आ गए? हिंदी में लिख देते यहां पे ना, कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर अगर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाए या कन्वर्ट हो जाए तो उस केस में अर्निंग कितनी होगी, उस केस में अर्निंग क्या होगी वो देखनी है। तो एक बात बताओ, अगर डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे तो क्या उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अब इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो हम लिख रहे थे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर, इस प्रॉफिट में हमें उस इंटरेस्ट को वापस जोड़ देना चाहिए। हम यही तो मान रहे हैं ना कि वो लोग कन्वर्ट हो गए तो हम नीचे तो बढ़ा रहे हैं उनको। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इंक्लूडिंग कन्वर्टिबल, जो लोग कन्वर्ट होने वाले हैं उन लोगों को हमने इंक्लूड कर दिया है नीचे। तो नीचे तो हमने 1000 से 2000 कर दिए थे अगर आपको याद हो तो ऊपर भी तो ध्यान रखो। फिर अब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट थोड़ी देना है, एक ही चीज मिलेगी, या तो अर्निंग ले लो या इंटरेस्ट ले लो। अब क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि डिबेंचर होल्डर तुम क्या बन चुके हो, तुम इक्विटी शेयर होल्डर बन चुके हो, तो तुम्हें हमें इंटरेस्ट तो देना नहीं पड़ेगा, तो प्रॉफिट में वो एड बैक हो जाएगा।
तो प्रॉफिट में ऐड करूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, परंतु टैक्स लेस करने के बाद नेट ऑफ टैक्स। जिन लोगों को समझ में आता है उनके लिए मैं लॉजिक जरूर बताऊंगी, लेकिन जिनको नहीं आता है बस इतना ध्यान रखें टैक्स लेस करके आपको ऐड करना है। जूम कर देते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला सब लोग नोट डाउन करेंगे और हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये प्रॉफिट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इस प्रॉफिट पे आप टैक्स भी दे चुके हो। अब जब आप इंटरेस्ट वाली अमाउंट को ऐड बैक करना चाहते हो तो उसकी वाला टैक्स का इफेक्ट भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो उस वाले टैक्स के इफेक्ट को हटाने के लिए आप ऐड बैक करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हम P&L में दे चुके होते हैं, टैक्स तो उसके बाद देते हैं। तो प्रॉफिट अवेलेबल में हम उस डिबेंचर पे जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनका इंटरेस्ट वापस जोड़ देंगे और नीचे हम उन्हें इक्विटी की तरह ट्रीट कर लेंगे। तो अब जूम मीटिंग वालों तुम्हें यह लिखना है कि डाइल्यूटेड ईपीएस में हम लोगों ने उन डिबेंचर को इक्विटी की तरह ट्रीट करके कितने बदलाव किए अपने फॉर्मूले में। पहले तो नंबर में बताओ कितने बदलाव किए, 1 किया, 2 किया, 3 किया, पहले तो ये लिखो, फिर लिखवाएंगे आपसे कि क्या बदलाव किए। अच्छा, 2 या 3, जो 3 बोल रहे हैं वो नेट ऑफ टैक्स की वजह से बोल रहे हैं, अदरवाइज बदलाव 2 हुए हैं। एक तो ये कि जो प्रॉफिट था उसके अंदर अब हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि तुम कन्वर्ट हो गए हो, तो हमने इंटरेस्ट ऊपर जोड़ दिया। और नीचे हम तुम्हें इक्विटी शेयर होल्डर मान रहे हैं, तो हमने तुम्हें इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया और नीचे जोड़ दिया। एक बात सोचकर बताइए, क्या ये सब तब होगा जब असली में कन्वर्ट हो जाएगा या सिर्फ सोचने के लिए हो रहा है? समझ लेना, सिर्फ सोचने के लिए हो रहा है। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बुरे से बुरे कंडीशन में डाइल्यूटेड ईपीएस क्या आएगा, अगर ऐसा हो जाए तो। हुआ नहीं है कुछ भी। तो अगर क्वेश्चन में कन्वर्टिबल दिख जाए तो समझ जाना डाइल्यूटेड आएगा ही आएगा। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, आपने टैक्स की वजह से 3 लिखा था, करेक्ट। जूम मीटिंग पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं समझ में आ रहा हो, वापस समझना हो, ज्यादा फोकस का कारण ये है कि जो 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो इसी का आएगा। बेसिक थोड़ी पूछेगा 7 नंबर में तुमसे, बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों पूछेगा। अब क्योंकि आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा है तो मैं समझ रही हूँ सबको समझ में आ गया है। हम लोग चलते हैं मॉड्यूल की ओर। फॉर्मूला लिखने के बाद हमारा अगला काम होता है सॉल्व करना। इलस्ट्रेशन नंबर 41। डन, ठीक है। डी लिमिटेड हैड आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर कितने? 10 लाख 1 अप्रैल 2022 को। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20 लाख। डी लिमिटेड के पास में 12% 20,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल आ गया, कन्वर्टिबल डिबेंचर पड़े थे, कोई बात नहीं देखेंगे। टैक्स रेट 30% है। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड। ये आंसर छुपा दिया जा रहा है, बेसिक का आंसर निकाल के दिखाएं और पहले फॉर्मूला बताएं युवराज। प्रॉफिट अवेलेबल कितना दे रखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20 लाख। हम ये मानते हैं कि ये नेट प्रॉफिट, ये टैक्स वैक्स सब लेस हुआ है, कुछ भी वापस नहीं करना है। पहली चीज, अगर ये दिया जाए तो ये वही है जो हमारे को प्रॉफिट अवेलेबल होता है, 20 लाख डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो कहता है हमारे पास तो 1 अप्रैल से ही पड़े हैं 10 लाख शेयर, 1 अप्रैल से पड़े हैं तो 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं, तो इंटू 12 डिवाइड बाई 12 यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 10 लाख। तो बेसिक ईपीएस निकालें तो बेसिक ईपीएस निकालेंगे तो आएगा 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 लाख शेयर्स, यानी कि ₹2। आपको क्या लगता है डाइल्यूट शब्द का मतलब है हल्का हो जाना? तो क्या डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा इससे कम आना चाहिए? बेसिक से हमेशा कम आना चाहिए। यही था ना, पानी और डालेंगे तो गहरा थोड़ी होगा, वो होगा तो हल्का ही, ठीक है, ऑलवेज कम। अब निकालेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, जिसमें हमने ये मानना है कि ये वाले जो थे डिबेंचर मान के चलें कन्वर्ट हो गए, तो इनका इंटरेस्ट कितना था? 20,000 डिबेंचर
100 रुपए ईच, 12% का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट की अमाउंट है 2,40,000 और इसमें हमें लेस करना है टैक्स एट द रेट 30%। तो लेस करने के बाद इंटरेस्ट 168,000 आ गया। चलो फॉर्मूला लगा दो डाइल्यूटेड ईपीएस का। प्रॉफिट अवेलेबल कितना था? 20 लाख प्लस क्या करना है? यही इंटरेस्ट वाला 168,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी कितने शेयर हैं आपके पास? 10 लाख तो है ही। उसके बाद ये डिबेंचर जो है इनके बारे में विचार करेंगे कि ये भी अगर शेयर बन जाए तो इनका क्या होगा। तो ये 20,000 डिबेंचर थे और अगर ये शेयर बनते हैं ना तो टू बी कन्वर्टेड इनटू 10 ऑर्डिनरी शेयर, यानी कि एक डिबेंचर का 10 शेयर बनता है। तो 20,000 डिबेंचर के कितने शेयर होंगे? टोटल नहीं, पहले बताइए। 20,000 का 2 लाख शेयर में कन्वर्ट होगा। आयुषी इसने बोला है 20,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर है, ईच टू बी कन्वर्टेड इनटू 10 ऑर्डिनरी शेयर। अगर ये बदलेगा तो एक डिबेंचर 10 शेयर के बराबर बदलेगा। तो 20,000 डिबेंचर अगर सारे के सारे शेयर बन भी जाए तो ये लोग मिल मिला के कितने शेयर बनेंगे? 2 लाख शेयर बनेंगे। ये आएगा आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। और चेक कर लेना 2 से कम ही आना चाहिए। 1.80666 rupees DEPS. Anybody here didn't get the answer or didn't get the point may ask. बेसिक ईपीएस में प्रॉफिट में से टैक्स इसलिए नहीं माइनस किया कि हमें जब सिर्फ इतना दिया जाए ना कि प्रॉफिट है इतना और आगे से कोई और इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जा रही कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं लिखा जा, तो बाय डिफॉल्ट दैट इज वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। ऐसा डन। वंशिका, तनिष्का और केशव, डाइल्यूटेड ईपीएस का आंसर तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है? अब जब आप कह ही रहे हो कि 7 नंबर में आएगा तो पूरे 7 ही दिलवा दो ना, सिर्फ ऐसे लिख के थोड़ी होगा। हमें लिखना पड़ेगा कि एज पर इंड AS 33 अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस इज टू बी डन एज अंडर। फॉर्मूला लिखा, सोल्यूशन दिखाया। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस इज टू बी डन एज अंडर। फॉर्मूला लिखा, सोल्यूशन दिखाया। उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका आंसर सही है तो आप उसकी सुविधा के लिए एक डब्बा बनाकर आए कि ये इसका आंसर है और ये उसका आंसर है, ताकि वो सीधा आंसर देखे और समझ जाए कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सही आंसर। ठीक है, हाँ इसमें ज्यादातर केस में सही होगा इसलिए मैंने ऐसा बताया। एमए में भी जहाँ पे रिकंसाइल करना होता है वहां पे डब्बा बनाना होता है। जब भी कॉन्फिडेंस हो अपने आप पे, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। कॉपी में कॉपी बोलेगी, आप नहीं बोलेंगे ना कि भाई देख यहाँ पे मेरे को सही आता है। ऐसा लॉ में कभी कोई सेक्शन याद हो एकदम अच्छे से धड़के से याद है कि कोई गलती नहीं है, बना दो डब्बा, उसको दिखाओ मुझे याद है। इलस्ट्रेशन नंबर 42, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। आपके पास 2 मिनट का समय, निकालने का प्रयास करें। नेट प्रॉफिट दिया है, टैक्स रेट दिया है, क्या 1 लाख है ये? देखो नेट प्रॉफिट है 86,50,000, पेड अप कैपिटल है 25 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 ईच, 1 लाख डिबेंचर है, कन्वर्जन होगा एक डिबेंचर 10 शेयर में, टैक्स रेट है 30%। एक चीज और गौर करने वाली थी, जहां पे अपन ने ये लिखा है ना, ये प्रॉफिट अवेलेबल नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखो इसको, वरना तो रेफरेंस का डिविडेंड भी तो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखो, टैक्स के बाद के प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऐड करेंगे ना।
डिफरेंस क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखें, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 8650 और टैक्स रेट 30%। नंबर ऑफ शेयर्स डिनोमिनेटर के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो ऑलरेडी है कितने, 25 लाख प्लस और कौन कन्वर्ट होने वाले, ये कन्वर्ट होने वाले एक कितने में, 10 में, तो 1 लाख के 10 लाख, तो टोटल डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 35 लाख शेयर्स रहेगा। न्यूमरेटर की कैलकुलेशन करें तो न्यूमरेटर की कैलकुलेशन में सिर्फ इतना लिखा है कि ये नेट प्रॉफिट है, अभी आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और इसके बाद प्रेफरेंस का डिविडेंड वगैरह भी नहीं दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली बस ये सब कुछ ही है। 8654 टाइम्स 0, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना है। अब इसमें ऐड करना रहेगा सिर्फ क्या, सेविंग, किसका, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट कितना होगा, ये है 1 लाख डिबेंचर 100 रुपए के, यानी कि 1 करोड़ इंटू 10%, लेकिन इनको इशू कब किया गया था, 31 सितंबर। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना लगा होगा इंटरेस्ट, 1 लाख डिबेंचर है, 10 रुपए का एक है, 10% है, और कितने महीने का इंटरेस्ट देना है अपने को, सितंबर तो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है ये, 5 लाख, 5 लाख बन रहा है। उसमें से लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%, टैक्स लेस करने के बाद ₹3,50,000, इसको इसमें जोड़ना होता है। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर कितना आ गया, 90 लाख और डिनोमिनेटर 35 लाख। DEPS 2.57। अच्छा देखते हैं, 90 लाख इसने नीचे लिया थी, अरे नीचे ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि डिबेंचर जो है वो कन्वर्ट कौन सी तारीख को हो रहे हैं, डिबेंचर को बेचारे को इशू ही 31 सितंबर को किया है, तो डिबेंचर भी तो मंथली होगा ना, वेटेड एवरेज, तो ये 10 लाख नहीं रहेंगे। मैं एक काम करती हूँ, इसको पूरा ही सॉल्व करा देती हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप जो लोग पीछे रह गए थे लाइन से देखना कैसे लिखना होता है। सबसे पहले लिखना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट के बाद। तो प्रॉफिट था 86,50,000 नेट प्रॉफिट, ऐड कर देंगे इसमें इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स जो आपने निकाला। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हुई कुछ इस तरह कि 1 लाख डिबेंचर 10 रुपए का एक, 6 महीने तक रहा, 10% के हिसाब से ₹5 लाख लेस टैक्स ₹1,50,000, तो ये आया था 3,50,000। इसको हमने ऊपर 3,50,000 जोड़ा और प्रॉफिट आ गया 90 लाख। न्यूमरेटर इज रेडी। उसके बाद सेकंड लगेगा नोट, कैलकुलेशन ऑफ, इन द सेकंड नोट कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक तो अपने पास शुरू से पड़े थे 1 अप्रैल से 25 लाख शेयर, तो 25 लाख शेयर इंटू 12/12, और जो डिबेंचर थे अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे 10 में 1 हो जाएगा तो 10 लाख डिबेंचर बन जाएंगे, 10 लाख शेयर बन जाएंगे। और डिबेंचर को इशू कब किया गया था, सितंबर 31, यानी कि
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, ये हमारे पास कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है? 6 महीने के लिए। तो ये हो गया 25 लाख शेयर, ये हो गए 5 लाख शेयर, तो टोटल 30 लाख शेयर। तो अपने पास अब फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड ऑप्शन में डीईपीएस का। डीईपीएस में न्यूमरेटर में तो आपने निकाला 90 लाख और डिनोमिनेटर में आपने निकाला 30 लाख। तो डीईपीएस इज ₹3 per share. That's it for today. Revise whatever have been taught. Any doubt you may ask now also. Otherwise, tomorrow starting doubts will be taken care of. ठीक है? Thank you so much.